students, today we will do the questions of exercise first. Okay, now the first question is, for n greater than 2 we have to show that n raised to the power 5 minus 5n cube plus 4n is divisible by 120. ठीक है, तो अब हम इसी स्टेटमेंट को लेते हैं. क्या स्टेटमेंट है? n रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n. अब इसमें से n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, तो बाकी आपके पास ये टर्म बची. ठीक है, नाउ अब हम इसको करते हैं ब्रेक. जो हमारे पास 5n स्क्वायर है, 5n स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे? 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स हैं उनको कंबाइन करेंगे. हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और लास्ट 2 टर्म में से माइनस कॉमन आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब हम इसको, ये हमारे पास जो टर्म आई वो क्या आई? जो लास्ट टर्म जो हमारे पास, अब यहाँ से हम n स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं. तो n स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n स्क्वायर माइनस 1. अब n स्क्वायर माइनस 1 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो बनेंगे n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, और n स्क्वायर माइनस 4 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे n माइनस 2 इंटू n प्लस 2. अब हम इसको करते हैं अरेंज. तो हमने इसको जब अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2. नाउ वी कैन सी दैट ये क्या है? ये तो हमारे पास 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर है. एंड वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 120 के. सो दिस नंबर, गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 120. यही हमें प्रूव करना था. इसी तरह से आप अपने जो भी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के डिविजिबिलिटी वाले वो आप कर सकते हैं. चलिए अब हम एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो कि है मैथमेटिकल इंडक्शन. तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें प्रूव करना है कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. तो लेट अस सपोज दिस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि n का फंक्शन है, लेट दिस इज इक्वल टू f ऑफ n. नाउ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन लेट फर्स्ट वी सी कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो 1 के लिए ट्रू है या नहीं. तो उसके लिए हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे. अगर इसमें n इक्वल टू 1 पुट करते हैं वो आता है 0, और 0 तो हमेशा हर नंबर से डिविजिबल है. इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नाउ अगेन let us suppose that this statement is true for n equal to m, means f of m equal to 9m minus 8m minus 1. this is divisible by 8. अब अगर ये 8 से डिविजिबल है तो चलिए हम इसको 8 से डिविजिबल मान लेते हैं. अब हम क्या करेंगे? f of m प्लस 1 को कंसिडर करेंगे. पुट n इक्वल टू m प्लस 1. तो जब हम n इक्वल टू m प्लस 1 डालेंगे, यहाँ से इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. 9 अलग, 9 रेज़ टू द पावर 1 अलग, 9m. यहाँ से 8 अलग, 8 रेज़ टू द पावर m माइनस 1. नाउ अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है उसके आगे? अब उसके आगे हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 8m को ही प्लस कर दिया और माइनस कर दिया. 8m को ही हमने प्लस किया और माइनस किया, और 1 को हमने प्लस किया और माइनस किया. ठीक है, बाकी जो टर्म है वो हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमारी यहाँ लिखी हुई है. नाउ अब हम यहाँ से इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, और ये हमारी टर्म्स लिखी हुई हैं. ठीक है, नाउ 9m माइनस 8m माइनस 1, ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है हमने क्या मानी हुई थी कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो
m के लिए ट्रू है, यानी कि 9m माइनस 8 रेज़ टू द पावर m माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 8। और अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 इंटू सम इंटीज़र, और अगर आप उस इंटीज़र को k कहते हैं तो 8k के इक्वल होगा। तो यही हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर 9, ये हमारे पास आ गया 9 इंटू, या चलिए एक और तरीका है, इसमें 8k नहीं पुट करा हुआ है, इसको यहाँ पर एफ ऑफ एम ही लिख दिया क्योंकि ये एफ ऑफ एम के इक्वल है। तो ये हमारा एफ ऑफ एम हो गया। ये हमारे पास, इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो 2 टर्म्स यहाँ पे सेपरेट हो गई और ये 2 टर्म्स आ गई। अब आप यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो क्या इसमें हर नंबर में 8 है जो आप कह सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है? अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो 8 आएगा। इस टर्म में ऑलरेडी 8 है, यहाँ पर इस टर्म में ऑलरेडी 8 है, और ये आपके पास क्या है 9fm। या अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 9 8 रेज़ टू द पावर m माइनस 8 इंटू 8 रेज़ टू द पावर m कितना आ जाएगा, 8 रेज़ टू द पावर m, और वहाँ से 9 और 1 से आ गया 8। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये टर्म आ गई। आप ये जो मैं आपको कह रही थी कि ये हमने क्या माना है कि ये डिविजिबल बाय 8, तो आप इसको 8 इंटू k कह सकते हो। तो यहाँ पर आप इस f ऑफ m की जगह 8k अगर पुट कर देते हो तो इन सभी की इस पूरी की पूरी इसमें यहाँ पर कंप्लीट इसमें क्या आ जाएगा, ये f ऑफ m की जगह हम पुट कर देंगे 8a, तो यहाँ पर पूरे प्लेस पर आपको 8 मिलेगा। इसका मतलब ये जो है नंबर, जो वैल्यू आई है, ये जो सम आया है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी कि f ऑफ m प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8। लेकिन हमने इसमें क्या पुट किया है, इसमें हमने f ऑफ m इस स्टेटमेंट को यूज़ करा है, यानी कि ये तभी डिविजिबल है, f ऑफ m प्लस 1 तभी डिविजिबल है अगर f ऑफ m प्लस 1 अगर f ऑफ m भी डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब अब अगर हम m को 1 लेते हैं, हम देखते हैं m इक्वल टू 1 के लिए वो ऑलरेडी ट्रू है, तो हमें पता है कि m के लिए ट्रू है तो m प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी होगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए भी होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी चलती चली जाएगी। इसका मतलब ये जो हमारा f ऑफ n है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 8 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if p is a natural number, if p is a natural number then show that p raised to the power n plus 1 plus p plus 1 raised to the power 2n minus 1 is divisible by p square plus p plus 1 for इंटीज़र एवरी इंटीज़र n। तो लेट अस सपोज, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, क्योंकि n का फंक्शन है, लेट दिस इज़ इक्वल टू f ऑफ n। तो 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे, n अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आ गया, पी स्केयर प्लस पी प्लस 1 ही आ गया। इसका मतलब ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, पी स्केयर प्लस पी प्लस 1, खुद ही वो इंटीज़र आ गया। सो f ऑफ n इज़ डिविजिबल बाय n इक्वल टू 1। 1 के लिए ये केस ट्रू हो गया। अब हम मानेंगे कि लेट दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m। इसका मतलब f ऑफ m इक्वल टू पी एम प्लस 1 प्लस पी प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1। ठीक है, कि ये जो नंबर है f ऑफ m है, दिस इज़ डिविजिबल बाय p स्केयर प्लस p प्लस 1, ये उससे डिविजिबल है। यानी कि अगर ये उससे डिविजिबल है देन दिस इज़ इक्वल टू p स्केयर प्लस p प्लस 1 इंटू सम इंटीज़र k। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, फॉर सम इंटीज़र k। नाउ f ऑफ m प्लस 1, f ऑफ m प्लस 1 के लिए क्या करेंगे, इसमें n की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 1। तो एक एक वैल्यू आप डाल के देखो, n प्लस 1 की जगह m प्लस 2 बन जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर डाली हुई है। अब यहाँ से एक p हमने निकाल लिया, एक p हमने निकाला, और यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, p प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू 1, ये वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी p रेज़ टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 2।
जिसमें से रेज़ टू द पावर 2 यानी कि ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे है, बाकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो टर्म है ये, इसमें p+1 रेज़ टू द पावर 2m -1 को ही ऐड कर दिया और को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं वो हमारी यहाँ पर, ये जो दो टर्म्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं उनको तो हम कंबाइन कर लेंगे, पहली दो टर्म्स को, और ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये ब्रैकेट से बाहर आ गई। अब ये जो टर्म आई है हमारे पास, ये जो टर्म आई है ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास टर्म है p⁻m + 1 प्लस p+1 रेज़ टू द पावर 2m -1, ये टर्म ये है और ये इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू यहाँ पर इसके प्लेस पर ये वैल्यू डाल दो। ठीक है, p² + p + 1k -p × p + 1, बाकी तीनों टर्म्स हमारी ये लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये बन गया p × p² + p + 1k + p + 1 रेज़ टू द पावर 2m -1। ये जो टर्म है p+1 रेज़ टू द पावर 2m -1, ये आप कॉमन ले लो, तो पहले वाली क्या बची आपकी -p बची, और दूसरी से आपके पास क्या बच गया, स्क्वायर ऑफ p+1, तो ये बना p² + 2p + 1। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रैकेट सॉल्व करके ये आ गई, और अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी p² + p + 1 है और दूसरी ब्रैकेट में भी है, दोनों कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा pk + p + 1 रेज़ टू द पावर 2m -1। और अगर ऐसा हमारे पास आ गया, इसका मतलब एक टर्म तो हमारे पास ये आई गई, तो इसका मतलब इसको हम मान लेंगे कोई भी इंटीज़र, तो ये कोई अगर ये इंटीज़र है यानी कि p² + p + 1 इंटू सम इंटीज़र इंटू मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीज़र, इसका मतलब f(m + 1) इज़ डिविजिबल बाय p² + p + 1। लेकिन ये कब डिविजिबल है, जब ये m + 1 से कब डिविजिबल है, अगर वो m के लिए डिविजिबल है तो, और बाकी तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर m 1 के लिए है तो 2 के लिए, 2 के लिए है तो 3 के लिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ n इज़ ओड, अगर ओड है तो प्रूव करना है कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 24। तो अब ओड है तो हम इसको ओड की फॉर्म में ले लेंगे, पुट n = 2m + 1, तो n = 2m + 1, n² - 1 में n की जगह क्या डाल देंगे, 2m + 1। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं फैक्टर, n ये बन जाएगा n - 1 × n + 1। अब n की जगह डाल दो 2m + 1, तो ये डालने के बाद हमारे पास ये टर्म बची। अब यहाँ से जो लास्ट टू टर्म्स हैं दोनों में से 2 को माना जाएगा, तो क्या बचा, 4m × m + 1 × 2m + 1। अब जो ये 2m + 1 है इसको आप लिख सकते हैं m + 2 + m - 1। ठीक है, इसमें से m + 2 ब्रैकेट अलग कर ली, m - 1 ब्रैकेट अलग कर ली, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बची और ये हमारे पास सेकंड टर्म बची। अब अगर आप फर्स्ट टर्म को चेक करो तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या है, m + 1 m + 2, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, दिस इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, और प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 6 से डिविजिबल है, 4 इसमें नहीं हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी केवल 3 m + 1 m + 2, सेकेंड ब्रैकेट में m - 1 m + 1। अब अगर ये 6 से डिविजिबल है तो दोनों टर्म्स जो है वो केस के इक्वल होंगी, पहली वाली में लिख दो 6k और दूसरी वाली में लिख दो 6k'। ठीक है, तो क्या बना, 4 × 6k + 4 × 6k', यानी कि 24k + 24k'। 24 कॉमन ले लो, 24 ब्रैकेट में k + k', k + k' एक इंटीजर है, इसका मतलब n × n² - 1, दिस इज़ इक्वल टू 24 × सम इंटीजर, इसका मतलब दिस इज़ डिविजिबल बाय 24
व्हेन कब व्हेन n कैसा है, एक ओड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, कि जो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो, उनमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने m+1 m+2 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने ले लिए। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने लिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम m को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, और m को जब हमने डिवाइड किया 3 से, तो ज़रूरी नहीं है वो डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहले तो हम बाय डिवीज़न एल्गोरिथम m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3q + 1। q क्या है, क्वोशिएंट, r कैसा है, रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करेगी, 0 के वो इक्वल हो सकती है। अब अगर r 0 है, पहला केस, अगर r 0 है तो m की वैल्यू 3q आ जाएगी, और 3q तो 3 से डिविजिबल होगा ही, यानी कि m जो है वो डिविजिबल हो गया 3 से। लेकिन अगर r नॉन जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 या 2 होगी। तो पहला केस अगर r 1 है तो, अब अगर r 1 है तो हमारे पास अब m तो डिविजिबल नहीं है 3 से। अब हम देखते हैं m+1 और m+2 में से क्या कोई डिविजिबल है। तो जो m+1 है वो क्या बन जाएगा, 3q + r+1, और m+2 बन जाएगा 3q + r+2। नाउ m क्या बन गया, 3q + r+2, और r क्या है 1। जब r 1 है तो ये बन गया 3q + 3, ये तो 3 से डिविजिबल हो गया, और ऊपर वाला बन गया 3q + 2, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि जब r = 1 है उस केस में m+2 डिविजिबल है 3 से। नाउ फॉर r = 2, जब r = 2 लेंगे तो r = 2 लेने पर अब m+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस, उस केस में क्या वैल्यू बनेगी, m+1 की वैल्यू बनेगी 3q + 2 + 1, यानी कि 3q + 3, और m+2 की वैल्यू बनेगी 3q + 4। 3q + 4 तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3q + 3 तो डिविजिबल है, जो कि m+1 है। यानी कि इस केस में व्हेन r = 2, उस केस में m+1 डिविजिबल होगा। इसका मतलब आप 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर आप लेते हो तो उसमें से कोई ना कोई एक तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन स्क्वायर ऑफ फैक्टोरियल n इज इवन फॉर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो लेट अस स्टार्ट विद फैक्टोरियल 2n अपॉन स्क्वायर ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करते हैं, अगर हम इसको कंप्लीट ना ओपन करके 1 तक नहीं, मतलब n 2n 2n-1 2n-2 अब 2n+1, और उसके आगे क्या बचेगा, n-1, यानी कि n फैक्टोरियल। हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक, ये इसको छोड़ के उससे पहले सारे, और नीचे जो है वो 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 2n 2n-1, अब 2n+1 बाय n फैक्टोरियल, ये हमारे पास बचा। ठीक है, नाउ क्या बच रहा था हमारे पास, अब ये जो फर्स्ट n है इसको हम, ये जो n है हमारे पास, इसको हम लास्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, n+1 के बाद शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको n+1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2n-1 2n-2 अप टू n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, 2n-2 2n-1, ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट हैं, और वो क्या आएंगे, एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और साथ में क्या है, आगे क्या है, 2, यानी कि 2 इंटू एनी इंटीज़र, 2 इंटू एनी इंटीज़र। और वैसे भी अगर आप किसी भी इंटीज़र को 2 से मल्टीप्लाई अगर वो हो रहा है तो वो कैसा बन जाएगा, इवन नंबर। इसका मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे थे वो कैसा है, वो एक इवन नंबर है। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1, यानी कि 4n+1 टाइप के अगर 2 नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4n+ टाइप के ही होंगे। तो लेट अस कंसीडर 2 इंटीजर 4k+1 एंड 4k-+1 कह दो, या 4m+1 जैसे यहाँ पर लिया है। अब हम इनका लेते हैं प्रोडक्ट। तो
जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो ये क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आया हुआ है। अब इस प्रोडक्ट में आप देखो, ये जो पहली टर्म्स हैं इनमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो और एक आपके पास 1 बचा हुआ है। अब ये क्या है, ये कोई इंटीज़र है, यानी कि 4 इंटू सम इंटीज़र जिसको आप r अगर कहते हो तो ये क्या बन गया, 4r + 1 आ गया। 4r + 1 तो ये तो उसी टाइप का है जो कि नंबर हम पहले कंसीडर कर रहे थे, यानी कि 4n + 1 टाइप के अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 4n + 1 टाइप के ही मिलेंगे। पास कि प्रूव करना है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है n प्लस, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा है, n + r - 1 CR, ये एक इंटीज़र है। तो n + r - 1 CR, इसमें डेफिनेशन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n + r - 1 अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n + r - 1 - r। फॉर्मूला यही होता है, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ से ये हमारा r कैंसिल हो गया तो क्या बचा, n + r - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब हम ऊपर वाली जो हमारी न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उसको हम ब्रेक करते हैं, इस फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, कहाँ तक, इस फैक्टोरियल को हम n तक ओपन करते हैं और उसके आगे n - 1 से 1 को हम फैक्टोरियल की फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म है यहाँ से n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, n + r - 1 n + r - 2 अप टू n अपॉन r फैक्टोरियल। अब ये तो क्या है, ये हमारे पास क्या है, अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो ये क्या है, n + 0 n + 1 अप टू n + r - 1। ये तो प्रोडक्ट हो गया r कंसेक्टिव इंटीजर्स का। अगर ये r कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है देन दिस इज़ डिविजिबल बाय फैक्टोरियल r। तो इसका मतलब दिस इज़ इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू k। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, r फैक्टोरियल इंटू k, वेयर k इज़ एन इंटीजर अपॉन r फैक्टोरियल। तो वो कैंसिल हो जाएगा, r फैक्टोरियल, k बचेगा, k क्या है, एक इंटीजर। तो हमें ये प्रूव करना था कि n + r - 1 CR इज़ एन इंटीजर। ये यहाँ पर कम्प्लीटली प्रूव हो गया। तो बाकी सभी इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इसी टाइप में बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप कर सकते हैं। थैंक यू।